नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम हमारा जो स्पेशल एजुकेशन का सेकेंड ईयर वाले बच्चों के लिए जो कोर्स चल रहा है, जिसमें पेपर नंबर 11 फैमिली एंड कम्युनिटी, परिवार और समुदाय, इसकी हमने पहली यूनिट जो है इससे पहले वाली वीडियो के अंदर क्लियर कर ली थी। आज हम इसकी दूसरी यूनिट पढ़ने वाले हैं और दूसरी यूनिट के अंदर जो हम पढ़ने वाले हैं आज, वो हम पढ़ेंगे विकलांग बच्चे के होने पर प्रतिक्रिया, प्रभाव और उससे निपटने के चरण। मतलब यदि आपके परिवार में कोई भी बच्चा विकलांग होता है, किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित होता है, तो उस परिवार की क्या प्रतिक्रिया होगी, उस परिवार के क्या समस्याएं होंगी, उस परिवार के जो अन्य सदस्य हैं वो विकलांग बच्चों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार करेंगे, कैसी प्रतिक्रिया उनके साथ रहेगी, उसके कौन कौन से चरण रहेंगे, क्या प्रभाव उनके ऊपर इसका पड़ेगा और इससे निपटने के क्या उपाय हैं। मतलब इस समस्या को दूर करने के ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको हम कर सकते हैं और उन उपायों से हमारे परिवार को हम जो इस प्रभाव हैं इनसे बचा सकते हैं। तो ये चीजें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे विकलांग बच्चे के होने पर प्रतिक्रिया। मतलब एक परिवार के अंदर एक बच्चा है या दो बच्चे हैं और वो किसी प्रकार की डिसेबिलिटी से ग्रसित है, मतलब वो विकलांग है, तो उस बच्चे के होने पर परिवार की क्या प्रतिक्रिया होगी। तो इसके अंदर देखिए विशेष प्रकार के कोई बिंदु या पॉइंट इसके अंदर नहीं बनाए गए हैं, तो ये अपन को एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन के रूप में जो है वो करना पड़ेगा। मतलब आपको इसके अंदर थ्योरी लिखनी पड़ेगी। थ्योरी से मतलब ये है कि आपको अपने दिमाग से आपको एक, या तो आप इसके पॉइंट अपने दिमाग से बना सकते हैं, जैसे उस पर कोई भाई पारिवारिक प्रभाव हो सकता है, शारीरिक प्रभाव हो सकता है, उसके ऊपर क्या मानसिक क्या प्रतिक्रिया होगी, तो ये सारी चीजें हम अपने हिसाब से बना सकते हैं। बाकी कि हम इसमें थोड़ा सा पढ़ेंगे और यहाँ पर जो उसके चरण और निपटने के जो उपाय हैं इसके हम पॉइंट भी आपके सामने जो है रखेंगे, इनको भी हम पढ़ेंगे। तो इसको अपन शुरू करने से पहले इसके कुछ बिंदु बनाएंगे। तो इसमें अपन को जो विकलांग बच्चे हैं उनके परिवार के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अपन एक तरीके से यदि देखें तो परिवार के प्रत्येक सदस्य के ऊपर इस विकलांग बच्चे का जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है। मतलब पूरा परिवार, जैसे उस बच्चे के माता पिता हो सकते हैं, उस बच्चे के बहन भाई हो सकते हैं, उस परिवार में रहने वाले सभी सदस्यों के ऊपर इसका जो है वो प्रभाव पड़ता है। तो अपन इसको एक छोटा छोटा सा जो प्रभाव है वो अपन इसके अंदर देखते हैं कि सबसे पहले देखभाल। सबसे पहला अपन प्रभाव देखेंगे देखभाल। मतलब जो हमारा एक बच्चा है, विकलांग बच्चा है, और उस परिवार में उस बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी पूरे सदस्यों की हो जाती है। उस बच्चे को खिलाना है, उस बच्चे को नहलाना है, उस बच्चे को कपड़े पहनाना है, उस बच्चे की देखभाल करनी है, उसकी स्वच्छता का ध्यान रखना है, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, उसको शिक्षा दिलानी है, उसको कुछ सिखाना है। ये सारी जो चीजें हैं ये हमारी देखभाल के अंदर आ जाती है। उसका पालन पोषण किस प्रकार से किया जाएगा, ये सारी समस्याएं हमारे परिवार के ऊपर आ जाती हैं। और परिवार इन सभी समस्याओं से, इन सभी प्रभावों से क्या हो जाता है, तनाव में आ जाता है, वो चिंता में आ जाता है, क्योंकि उसे उस परिवार को अपने बच्चे की जो है वो चिंताएं सताने लगती है कि ये बच्चा आगे जाके किस प्रकार से अपना ये कार्य संभव कर पाएगा। तो यहाँ पर एक देखभाल की समस्या जो है वो परिवार के ऊपर इसकी आती है। एक दूसरी समस्या इसकी होती है शिक्षा की। दूसरा प्रभाव इसका क्या पड़ेगा, शिक्षा का, कि इस बच्चे को, आपको पता है कि जो विकलांग बच्चे जो होते हैं, डिसेबल बच्चे जो होते हैं, उनको शिक्षा दिलाने के लिए हमारी सरकार के द्वारा विशेष विद्यालयों का क्या किया गया है, विशेष विद्यालय स्टार्ट किए गए हैं। और विशेष विद्यालयों के साथ साथ में
सामान्य विद्यालय जो हमारे यहाँ पर कार्यरत है, उन सामान्य विद्यालयों में भी समावेशी शिक्षा का क्या किया है, प्रारंभ किया है। तो ये सब शिक्षा जो है वो जिस क्षेत्र में बच्चा विकलांग है उस क्षेत्र के अंदर ये शिक्षा उपलब्ध है या नहीं है, ये शिक्षा के संबंधित विद्यालय वहां पर उपलब्ध है या नहीं है, ये सारी समस्याएं एक परिवार के सामने जो है वो आ जाती है। कई बार ऐसा होता है विद्यालय उपलब्ध होता है लेकिन हमारी जागरूकता के अभाव में हम ये सोचते हैं कि भाई ऐसे बच्चे को शिक्षा मिल जाएगी क्या, ऐसे बच्चे को शिक्षित किया जा सकता है क्या, ऐसे बच्चे को शिक्षा दी जा सकती है क्या, या हमारे अंदर कई प्रकार के जो है वो सवाल जो हमारे अंदर आते हैं। तो हमारे पास में ये शिक्षा की भी सबसे बड़ी जो है वो समस्या होती है। एक भावनात्मक प्रभाव भी हमारे इसके अंदर आता है। कौन सा आएगा, भावनात्मक प्रभाव। भावनात्मक प्रभाव का मतलब होता है कि एक जो बालक होता है उसकी भावना जो है हमारे प्रति कैसी है, हमारी भावना जो है उस बालक के प्रति कैसी है। कई बार ऐसा होता है कि उस परिवार में, जिस परिवार में बच्चा विकलांग है, उस परिवार के जो लोग हैं वो अपने उस बच्चे से अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं, अपने आप को ऐसे सोचते हैं कि भाई इस बच्चे की खातिर हमारा अपमान होता है, हम इसको किसी के सामने ले जाने में कतराते हैं, हमारे घर में कोई आ जाता है तो उसके सामने उस बच्चे को नहीं लाया जाता है, उस बच्चे को उस व्यक्ति से दूर रखा जाता है। तो कई ऐसे हमारे घर में कोई प्रोग्राम होता है तो उस समय भी हम उसको दूर रखते हैं। तो बहुत सारी चीजें हमारे परिवार में ऐसी होती है कि जिसमें हम उस बच्चे को, उसकी भावनाओं को हम क्या करते हैं, समझ नहीं पाते और उसको हम क्या कर देते हैं, दूर कर देते हैं। तो ये भावनात्मक संबंध जो होता है उसके अंदर भी परिवार का उस बच्चे के प्रति कहीं ना कहीं प्रभावित करता है उस बच्चे को। हमारी भावनाएं अच्छी होने के बावजूद भी हम उस बच्चे के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं, या उस बच्चे को हम भावनात्मक दृष्टि से वो वातावरण हम उसको नहीं दे पाते हैं जो हमें हर बच्चे को मिलता है। तो ये भावनात्मक प्रभाव भी हमारा उसके ऊपर जो है वो बहुत पड़ता है। एक यदि बात करते हैं अपन को आगे की जो है समय, ऊर्जा और धन। समय, ऊर्जा, धन आदि संसाधन। मतलब हमको पता है कि हमारे घर में कोई भी विकलांग बच्चा जो है उसको हमें शिक्षा दिलानी है या उसको हमें किसी भी प्रकार की कोई अन्य सुविधाएं देनी है, उसको स्वास्थ्य से संबंधित सुविधा देनी है, ये सारी चीजें जो हम उसके लिए प्रोवाइड कराते हैं, तो इसके लिए हमें इन सबकी आवश्यकता पड़ती है। हमारे पास उस बच्चे को देने के लिए समय होना चाहिए कि बच्चा क्या कार्य कर रहा है, हम उसको देखें, क्या वो खा रहा है, कैसे वो रह रहा है, उसने कपड़े कैसे पहने हैं, हम उसकी देखभाल करें, उसके लिए हमें समय की आवश्यकता होती है। एक ऊर्जा, मतलब उस बच्चे के अंदर ऐसी एक ताकत, एक ऊर्जा होनी चाहिए कि अपने आप में वो किसी भी प्रकार से अपने आप को हीन नहीं समझे। हमें उसके अंदर ऐसी ऊर्जा डालनी चाहिए, हमें ऐसा उसको मोटिवेट करना चाहिए कि भाई ये जो विकलांगता है ये किसी न किसी प्रकार से, कहीं से भी ये अपमानजनक चीज नहीं है, किसी प्रकार से आपको अपमानित होने की आवश्यकता नहीं है। ये एक प्रकार से क्या होता है, रोग है जो चाहे मानसिक रूप से आ सकता है, शारीरिक रूप से आ सकता है, या अन्य किसी प्रकार से ये रोग आपको क्या कर सकता है, कवर कर सकता है, आपको घेर सकता है। तो ये और एक आता है आपका धन, मतलब हमें उस बच्चे के पालन पोषण के लिए, उस बच्चे की अन्य सुविधाओं के लिए पैसे की भी आवश्यकता जो है होती है। बिना पैसे के अपन भी जानते हैं कि इन बच्चों को बिना पैसे के इनकी व्यवस्थाएं करना, इन बच्चों को सुविधाएं देना संभव नहीं हो पाता है। तो ये प्रभाव भी परिवार के लिए जो है वो आता है। एक अपना आगे जो अपन इसके अंदर आएगा वो आएगा अपना पाठ्यक्रम। जैसे माना कि हमने बच्चे को विद्यालय के अंदर प्रवेश दे दिया, बच्चा विद्यालय में पढ़ने जाता है,
तो वहां पर हमारा ये जो है ये बिंदु हम उसको प्रभावित करता है। जैसे माना कि कोई भी बच्चा किसी भी प्रकार से डिसेबल है, वो विकलांग है, तो उसका पाठ्यक्रम किस प्रकार से निर्धारित किया गया है, मतलब उस बच्चे को क्या पढ़ाया जाना चाहिए, उस बच्चे को की स्थिति कैसी है, वो बच्चा इस पाठ्यक्रम को पूरा कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, नहीं कर पा रहा है तो इस पाठ्यक्रम के अंदर क्या बदलाव की आवश्यकता है, मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो हम उसको बदलें जिससे कि ये बच्चा जो है उसका लाभ प्राप्त कर सके। तो ये प्रभाव जो है हमारे उस बच्चे के ऊपर पड़ते हैं। इसके अलावा यदि अपन बात करते हैं तो अन्य जो प्रभाव है उसमें जैसे आ जाएगा आपका एक अपन का आ जाएगा परिवार का अनुभव। परिवार के अनुभव के लिए अपन को देखना पड़ेगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे ऐसी फैमिली के अंदर, ऐसे परिवार के अंदर डिसेबल बच्चा होता है कि उस परिवार को, उस फैमिली को उस डिसेबिलिटी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, और कोई भी अनुभव उनको नहीं होता है। तो जब उनको अनुभव नहीं होता है या किसी प्रकार की डिसेबिलिटी की कोई जानकारी नहीं होती है तो वे उस बच्चे के प्रति क्या हो जाते हैं, ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाते हैं। उसको वो समझ नहीं पाते हैं कि ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी है और इस डिसेबिलिटी को कैसे दूर किया जा सकता है। तो उनको ये चीज समझ में नहीं आती है, और जब उनको ये चीज समझ में नहीं आती है तो वो अपने बच्चे के प्रति क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा चिंताग्रस्त हो जाते हैं अपने बच्चे के प्रति। तो ये प्रभाव जो है वो नॉर्मल रूप से बच्चे के ऊपर पड़ने वाले हैं, परिवार के ऊपर पड़ने वाले हैं, और परिवार इन प्रभावों से क्या हो जाता है, थोड़ा परेशान हो जाता है, और इस बच्चे को किसी न किसी प्रकार से कोई ना कोई परेशानी का सामना करता रहना पड़ता है, और परिवार भी उसके लिए परेशान होता है और बच्चा भी इसके लिए परेशान होता है। अब अपन को परिवार में इसके चरण पढ़ने हैं। अब अपन को इसके क्या पढ़ेंगे अपन, चरण। इसके आप विकलांग बच्चे जो होते हैं वो आमतौर पर परिवार में 5 चरणों के अंदर ये चीज आती है। इसके चरण है 5, ठीक है ना। नंबर पहला चरण इसका है इनकार, दूसरा चरण है इसका क्रोध, तीसरा है सौदेबाजी, नंबर 4 है आपका अवसाद, और नंबर 5 है आपका स्वीकृति। इनकार, क्रोध, सौदेबाजी, अवसाद और स्वीकृति, ये हमारे क्या है कि विकलांग बच्चे के जो जन्म है आमतौर पर परिवार में 5 चरणों में होता है। जैसे माना कि इनकार का मतलब होता है किसी चीज की मनाही करना। ये जो चरण है वो इस चीज के है कि विकलांग बच्चे का जो जन्म होता है परिवार में, वो आमतौर पर परिवार में कितने चरणों में होता है, 5 चरणों में होता है, ठीक है ना। एक इनकार, एक क्रोध, एक सौदेबाजी, और एक आपकी अवसाद, और एक आपका आ जाएगा स्वीकृति। इनकार का मतलब होता है मना करना, क्रोध का मतलब गुस्सा करना होता है, सौदेबाजी का मतलब होता है किसी चीज का लेन देन करना, किसी वस्तु को लेना, किसी वस्तु को देना, ये लेन देन सौदेबाजी के अंदर आता है। अवसाद का मतलब जो होता है कि किसी कार्य के बीच में जो अपन की एज एक बाधा टाइप जो होती है उसको अपन अवसाद कहते हैं। और एक स्वीकृति होती है जो किसी कार्य की क्या करना, आपको स्वीकृति देना, मतलब किसी कार्य को करने की हामी भरना। जैसे हम यदि कह दें भाई मैं तेरा ये काम अवश्य कर दूंगा, ये काम तेरा, तू टेंशन मत कर, ये काम में तेरा हो जाएगा, तो वो
स्वीकृति के अंदर आता है। अब इससे ये चरण हो गए, लेकिन इससे निपटने के क्या उपाय हैं? इससे निपटने के क्या उपाय हैं? मतलब इससे आप कैसे निपट सकते हो? तो निपटने की जो रणनीतियां हैं माता पिता तनावपूर्ण स्थिति से निम्नलिखित तरीके से ये निपट सकते हैं। जैसे अपेक्षा में परिवर्तन करके, नंबर पहला इसका हो जाएगा अपेक्षा में परिवर्तन करके। अपेक्षा में परिवर्तन करने का मतलब आपका हो गया कि हम उस बालक से किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं रखें। अपेक्षा का मतलब होता है कि जैसे यदि आपने उस बालक को पढ़ा रहे हैं, वो बालक शिक्षा ग्रहण कर रहा है, हम उस बालक से शिक्षा के अंदर भी क्या कर रहे हैं? अपेक्षाएं रख रहे हैं कि भैया ये 10वीं पास कर ले, कि भैया ये 12वीं पास कर ले, भैया ये कोई नौकरी लग जाए, भैया ये डिग्री कर ले, ये ऐसा हो जाए, ये। तो इस प्रकार की जो अपेक्षाएं हैं, हमें ऐसे बच्चों से अपेक्षाएं नहीं करनी चाहिए। उन बच्चों को हमें शिक्षा देनी चाहिए, या उन बच्चों को हमें किसी कार्य में छोड़ना चाहिए, कार्य करना चाहिए, लेकिन उनसे किसी प्रकार की अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। सुधार और समस्या को बेहतर बनाना, सुधार या समस्या को बेहतर बनाना। सुधार और समस्या को बेहतर बनाना। हम किसी भी बालक की, आपको किसी आदत में सुधार करना है, बालक को कोई उसके जीवन से संबंधित चीजों में सुधार करना है, तो हमको ये सुधार और समस्या, इसको हमें बेहतर बनाना चाहिए। मतलब अधिक से अधिक अच्छी प्रकार से हम उसकी चीजों को बदल सकें, उनमें सुधार ला सकें। और बच्चे के सामने किसी भी प्रकार की जो समस्याएं हैं, वो यदि बच्चे के सामने आ रही है, तो उन समस्याओं को हम जल्दी से जल्दी उनका समाधान करें, उन समस्याओं को हम जल्दी से जल्दी दूर करें। तो इस कार्य को हमें क्या बनाना चाहिए? बेहतर बनाना चाहिए। इससे हमारा बच्चों को जो है वो राहत मिलती है। एक समस्या की पहचान करके, तीसरा इसका समस्या की पहचान करके। हमें बालक के सामने किसी भी प्रकार की यदि समस्या आती है, दिव्यांग बालक जो होता है वो अपनी समस्या को खुद अपने तरीके से बयान करने में उसको बड़ी प्रॉब्लम होती है, बड़ी समस्या होती है। तो उसकी समस्याओं को हमें खुद को ही समझना होता है। उसकी समस्याएं हम खुद समझेंगे, उनकी समस्याओं का हम खुद निराकरण करेंगे, हम खुद ही समाधान ढूंढेंगे, और हमें खुद को सब कुछ करना पड़ता है। तो सबसे पहले हमको उसकी समस्या का पहचान करना आना चाहिए। सबसे पहले क्या आना चाहिए? समस्या का पहचान करना आना चाहिए। अब अपन पढ़ेंगे इसके मुकाबला करने के उपाय। मुकाबला करने के मतलब हम इन समस्याओं का किस प्रकार से मुकाबला कर सकते हैं, समस्याओं का किस प्रकार से मुकाबला कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर पढ़ेंगे आंतरिक उपाय। इसके अंदर दो तरह के उपाय अपन पढ़ेंगे, एक आंतरिक और एक बाह्य। तो आंतरिक उपायों में सबसे पहला उपाय यदि अपन बात करें तो ईश्वर पर भरोसा, ईश्वर पर विश्वास। मतलब ऐसे बच्चे के लिए हमें ईश्वर पर भी हमारा विश्वास होना चाहिए कि भगवान ने इस बच्चे को ये विकलांगता दी है, भगवान ने इस बच्चे को इस प्रकार से विकलांग बनाया है, तो कहीं ना कहीं ईश्वर उसकी मदद करेगा और ईश्वर उस बच्चे को कोई ना कोई सही रास्ते तक ले जाएगा। तो ईश्वर पर भी हमारा भरोसा होना चाहिए। दूसरा हो गया आपका ऊर्जा। ऊर्जा से मतलब आपका हो गया कि हमारे अंदर एक एनर्जी होनी चाहिए, और वो एनर्जी बच्चे तक हमको पहुंचानी चाहिए कि बच्चा खुद अपनी विकलांगता से वो परेशान ना हो, दुखी ना हो, उसके अंदर ये ऊर्जा हो कि वो अपना जीवन अच्छी प्रकार से जी सके। एक आपका होता है आत्मसंकल्प।
आत्म संकल्प। आत्म संकल्प का मतलब हो गया कि बालक जो है वो खुद अपने आप से संकल्प करे कि भाई मुझे ये कार्य करना है, और वो कार्य करने में हम भी उसकी क्या करें, मदद करें और उस कार्य को पूर्ण करने का प्रयास करें। तो ये आत्म संकल्प मतलब खुद संकल्प इसका ले सकते हैं। एक समस्या सुलझाने का कौशल, समस्या सुलझाने का कौशल मतलब हमारे अंदर, बच्चे के अंदर एक ऐसा कौशल होना चाहिए, एक ऐसी ताकत होनी चाहिए, ऐसी ऊर्जा होनी चाहिए कि हमारे सामने यदि कोई समस्या आ भी जाए तो हम उस समस्या का समाधान आराम से कर सकें। तो ये भी हमारे अंदर होना चाहिए। एक सामाजिक आर्थिक स्थिति, सामाजिक आर्थिक स्थिति। सामाजिक आर्थिक स्थिति का मतलब हो गया कि हम अपने परिवार की, अपने उस बच्चे को समाज में रहने की स्थिति को देखें, हमारी आर्थिक स्थिति को देखें कि भाई हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब हमारे पास में कैसी प्रकार की सुविधाएं हम बालक को दे सकते हैं, कितनी हमारी आर्थिक स्थिति हमारी कैसी है। तो ये सारी चीजें हमको देखनी चाहिए। एक सामान्य और विशिष्ट मान्यता है, इसका लास्ट जो है सामान्य व विशिष्ट मान्यताएं। सामान्य और विशिष्ट मान्यताएं मतलब हमारी जो मान्यताएं हैं, जैसे माना कि किसी चीज को अपन मानते हैं कि भैया ये जो विकलांग बच्चे हैं, काफी आपने देखा होगा कि समाज के अंदर अनेक प्रकार की जो है वो अफवाहें चलती रहती हैं, अनेक प्रकार की मान्यताएं चलती रहती हैं। तो उनके कारण जो है वो हमें उन मान्यताओं को सामान्य और विशिष्ट दो तरीके से उनको हमें क्या करना चाहिए, डिवाइड करना चाहिए कि कुछ समस्याएं सामान्य होती हैं, कुछ समस्याएं विशेष होती हैं, विशिष्ट होती हैं। तो विशिष्ट समस्याओं का समाधान हमको सबसे पहले करना चाहिए। ये तो आपके आंतरिक है। और अपन के दूसरे आपके जो है हो गए बाह्य उपाय। बाह्य उपाय के अंतर्गत सबसे पहले अपन पढ़ेंगे सामुदायिक स्वीकृति। सामुदायिक स्वीकृति। सामुदायिक स्वीकृति का मतलब है कि किसी भी कार्य की हमारे समाज के द्वारा उस बालक को हम किसी प्रकार का कोई भी कार्य करें तो उस बालक के लिए समाज की जो है वो हमेशा स्वीकृति होनी चाहिए। समाज किसी भी प्रकार से उसकी बातों में अड़चन ना करे। मजबूत और विस्तृत परिवार। मजबूत विस्तृत परिवार। जो विकलांग बच्चे का परिवार है वो आपको पता है कि मजबूत होना चाहिए, हर प्रकार से हर परिस्थिति को झेलने के लिए वो तैयार रहना चाहिए। और दूसरी चीज आपको आ गई, वो परिवार विस्तृत भी होना चाहिए। विस्तृत का मतलब वो परिवार बड़ा भी होना चाहिए। यदि वो परिवार बड़ा होगा, उसके अंदर अधिक संख्या में मेंबर होंगे, परिवार के सदस्य होंगे, तो सारी जो व्यवस्थाएं हैं वो सही चलेंगी और कोई ना कोई उस विकलांग बच्चे का जो ध्यान रखने में सक्षम रहेगा या ध्यान रखेगा। सहयोगी साथी। सहयोगी साथी मतलब उसके जो साथी हैं, विकलांग बच्चे के साथी हैं, वो हमारे सहयोगी होने चाहिए। मतलब उसके सहयोगी होने चाहिए। उसको अनेक प्रकार की जो उसको सहयोग की आवश्यकता जहाँ भी उसको पड़ती है तो उस बच्चे का सहयोग करने वाले उसके साथी होने चाहिए। करीबी दोस्त और रिश्तेदार। करीबी दोस्त व रिश्तेदार। उस बालक के कुछ करीबी दोस्त होने चाहिए और कुछ रिश्तेदार भी उसके होने चाहिए जिनको वो बालक जानता है, पहचानता है।
और यदि ऐसी व्यवस्था बालक के पास है तो वो उसके जो करीबी दोस्त हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, वो बालक के पास आएंगे, बालक के पास बैठेंगे, बालक से बातें करेंगे, तो उस बालक का जो मनोबल है वो बढ़ता है, बालक की जो समस्याएं हैं उनका समाधान निकल जाता है। एक गैर निर्णयात्मक पेशेवर, गैर निर्णयात्मक पेशेवर मतलब इसमें गैर निर्णय वाले जो पेशा करने वाले जो लोग हैं, जो धंधा करने वाले या कार्य करने वाले जो लोग हैं, ये उस बालक के लिए ज्यादा लाभप्रद होते हैं, वो उस बालक के लिए ज्यादा सहयोगी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हम आंतरिक और बाह्य दो चीजों से हम बालक को की जो ये है प्रभावित करने का जो वो है, परिवार को जो वो प्रभावित कर रहा है बालक, तो उनको हम इस प्रकार से हम दूर कर सकते हैं, दो कारणों से, आंतरिक और बाह्य। इन दोनों कारणों से हम उसको इस प्रभाव को कम कर सकते हैं या इस प्रभाव को हम दूर कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुकाबला करने में अवरोधक, मतलब ये हम मुकाबला करने के उपाय तो करेंगे, ये वाले उपाय करेंगे, लेकिन इसके अंदर उपाय करते समय भी हमको कुछ बाधाएं आएंगी। तो वो बाधाएं कौन कौन सी, ऐसी कौन कौन सी बाधा हमको और इसके बीच में आने वाली है, तो वो हम इसके अंदर अभी और पढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे मुकाबला करने में अवरोधक। मुकाबला करने में अवरोधक। अब इसमें कौन कौन से बिंदु जो हैं वो आपकी मुकाबला करने में अवरोधक बाधा उत्पन्न करते हैं। परिवार के सदस्य का खराब शारीरिक स्वास्थ्य, पहला पॉइंट है इसमें, परिवार के सदस्य का खराब स्वास्थ्य। ये हमको सबसे पहले क्या करेगा, प्रभावित करेगा, हमको बाधा उत्पन्न करेगा, क्योंकि आपको पता है कि विकलांग बच्चे की हर समस्या के समाधान में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो रहेगा वो रहेगा परिवार के सदस्य। और परिवार के सदस्यों का यदि स्वास्थ्य खराब रहता है, मतलब परिवार के सदस्य मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से या अन्य किसी भी प्रकार से स्वस्थ नहीं रहते हैं, तो ये जो बालक के लिए मुकाबला, जो हम उसकी परिस्थितियों को जो दूर करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, तो उन उपायों में ये सबसे ज्यादा बाधक बनेगा। एक दूसरा इसका कारण अवरोधक होता है घरेलू समस्या। घरेलू समस्या, घरेलू समस्या का मतलब होता है कि यदि उनके परिवार के अंदर कोई ऐसी समस्या है कि परिवार जो है वो उन समस्याओं में उलझा हुआ है और वो अपना अधिक समय उस विकलांग बच्चे के लिए नहीं दे पा रहा है या विकलांग बच्चे के बारे में वो कुछ नहीं सोच पा रहा है, तो ये भी उसके लिए बाधक बनेगा। एक समर्थन की हानि, समर्थन की हानि। समर्थन की हानि का मतलब हो गया कि बालक को उसकी जो समस्याएं हैं, उनको जो प्रभाव है उसको कम करने के लिए हमारे परिवार के द्वारा जो भी उपाय किए जा रहे हैं, तो उनका समर्थन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। यदि उसका समर्थन नहीं किया जा रहा है तो ये भी हमारे लिए एक अवरोधक के रूप में आता है। एक स्वीकार्यता का अभाव, स्वीकार्यता का अभाव। स्वीकार्यता के अभाव का मतलब होता है कि हमारे जो समाज है, हमारा परिवार है, हमारा पड़ोसी है, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे दोस्त हैं या अन्य जो भी व्यक्ति हमारे आसपास रहते हैं या हमारे सगे संबंधी हैं, वो ऐसे बालकों को स्वीकृति नहीं देते, मतलब उनको स्वीकारते नहीं है, उनसे दूर रहने का प्रयास करते हैं, तो ये भी हमको मुकाबला करने में अवरोधक पैदा करता है। एक दूसरों और बाहरी लोगों द्वारा अत्यधिक भोग,
भारी लोगों द्वारा अधिक भोग। जो भारी लोग हैं, हमारे परिवार से बाहर के लोग हैं, चाहे वो समाज के लोग हैं, चाहे और कोई व्यक्ति है, तो ये भारी लोग जो होते हैं ये हमारा अत्यधिक भोग करते हैं। भोग करने का मतलब है हमको वो आजमाते हैं, हमें वो परेशान करते हैं, हमारी हर कार्य में वो बाधा उत्पन्न करते हैं। तो ये भी हमारे लिए एक क्या है, परेशानी है, बाधा है। पेशेवरों द्वारा गुमराह करना, पेशेवरों द्वारा गुमराह करना। पेशेवर जो होते हैं हमारे, जो कार्य करने वाले होते हैं, जो किसी प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो वो भी इन विकलांग बच्चों को, विकलांग बच्चों के परिवारों को क्या करते हैं, गुमराह करते हैं कि भाई आप ऐसा मत करिए, ऐसा मत करिए, ये करिए, ये मत करिए। तो अन्य काफी प्रकार की जो चीजें हैं वो ये पेशेवर उनको गुमराह करने का काम करते हैं। एक आपकी आ गई आर्थिक तंगी। आर्थिक तंगी माना कि आप किसी भी प्रकार से उस बालक को सुविधाएं देना चाहते हैं, उस बालक की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, और हर प्रकार से उस बालक की हम हेल्प करना चाहते हैं, हर संभव उसकी सहायता करना चाहते हैं। लेकिन हमारे जो परिवार की आर्थिक स्थिति है वो कैसी है, डाउन है, तो हम उसको ये कार्य करने में क्या हो जाते हैं, हम असफल हो जाते हैं। एक होता है जानकारी का अभाव। जानकारी का अभाव मतलब उस बालक के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बालक को कौन सी जगह शिक्षा देनी चाहिए, क्या देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए आदि। जो यदि हमको शिक्षा भी देनी है तो हमें इसको कौन से स्कूल में पढ़ाना चाहिए, किस स्कूल में इनका दाखिला करना चाहिए। तो ये जो सारी समस्याएं हैं इसकी हमको जानकारी नहीं होती है, और जानकारी के अभाव के कारण जो है वो हम उस बच्चे को शिक्षा नहीं दे पाते, या उस बच्चे की जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का हम सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। एक होता है आपका गलत फहमी। गलत फहमी, गलत फहमी का मतलब होता है कि काफी गलत प्रकार के हमारे मन के अंदर कुछ शंकाएं होती हैं, कुछ संदेह होते हैं, गलत फहमियों के हम शिकार रहते हैं कि भाई ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ये हमारी सारी जो है वो हमारी गलत फहमी है। गलत फहमी का हम शिकार हो जाते हैं और उस बच्चे को हम क्या कर देते हैं, उस बच्चे की समस्याओं को दूर नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो परेशान रहता है। एक होता है व्यवहार की समस्या। व्यवहार की समस्या, व्यवहार की समस्या के अंतर्गत आपको ये चीज आती है कि एक जो बालक है वो पहले से डिसेबल है, आपको पता है वो विकलांग है, और विकलांग बालक को परिवार के जो लोग हैं, सदस्य जो हैं, उनके सामने आपस में जो व्यवहार होता है वो बड़ा जटिल व्यवहार होता है। काफी परिवार ऐसे होते हैं कि उन बच्चों के साथ में अच्छी तरीके से बातें नहीं करते, अच्छी तरीके से उनको रखते नहीं है, उनको खाने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है, उनके पहनने की व्यवस्था अच्छी नहीं होती है। तो ये अनेक प्रकार की जो समस्याएं हैं, तो ये सारी समस्याएं जो है व्यवहार के अंदर आती हैं, और इस व्यवहार के कारण हम उस बच्चे की समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं कर पाते हैं। और ऐसा नहीं कि ये परिवार के लोगों का ही व्यवहार अलग होता है, काफी बार ऐसा होता है कि परिवार के लोगों का व्यवहार अच्छा होता है, जबकि हमारे पड़ोसी हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, हमारा समाज है, उस डिसेबल बच्चे को क्या है, नहीं स्वीकारता है। मतलब उस डिसेबल बच्चे का क्या करता है, अपमान करता है, या उसके साथ उनका व्यवहार जो है अच्छा नहीं होता है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं ये व्यवहार की समस्याओं के अंतर्गत आती है, और इस व्यवहार की समस्या के कारण हमको उनकी समस्याओं को दूर करने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। मतलब बहुत एक बड़ी समस्या हमारे सामने जो है वो आ जाती है। तो ये 10 बिंदु जो हैं आपके मुकाबला करने में अवरोधक है। मुकाबला करने में अवरोधक का मतलब हो गया कि हम उस बालक की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं, और उस बालक की समस्याओं को दूर करके
ठीक है ना, ऐसे कुछ उपाय करना चाहते हैं जिससे कि वो उनकी समस्याएं दूर हो जाए, ठीक है। और उन समस्याओं को दूर करने के जो उपाय हैं वो हमने इससे पहले पढ़े, आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार के। लेकिन अब उन उपायों को करने में भी हमें काफी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, मतलब हम समस्याओं का सामना कर रहे हैं। तो इन समस्याओं में कौन कौन सी समस्या हमारे सामने आती है इन उपायों में, तो ये वो समस्याएं हैं, ये बाधा है कि हम अपना काम सही कर रहे हैं, विकलांग बच्चों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको क्या आ रही है, उसके अंदर बीच में बाधा आ रही है। तो वो कौन कौन सी बाधा है, वो आपकी ये बाधा है। तो हमारी 2.2 यूनिट जो है, वो 2.2 यूनिट के अंदर इतना सा आपका जो है मैटर है, और ये हमने आज जो है इस वीडियो में हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। आप इस वीडियो को देख लेना। नेक्स्ट आपकी जो 2.2 की यूनिट है, 2.2, 2.3 जैसी भी जितने भी वीडियो रिकॉर्ड आपको जैसे जैसे करते जाएंगे, आपको उसी प्रकार से आपको मिलती जाएंगी। तो आप भी पढ़ते रहिए भैया, और छुट्टियों में जितना हो सकेगा हम आपका सिलेबस जो है वो आगे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है ना। अभी स्कूल की ज्यादा छुट्टियां नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे कि हम आपको कुछ ना कुछ भेजते रहें, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर डिस्टर्ब है आवाज का, तो अभी आज वीडियो को हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। धन्यवाद आपके हमारे ऊपर विश्वास के लिए, और बेस्ट ऑफ लक फॉर यू। थैंक यू।